नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्रैश कोर्स का दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2 है। इसके पहले वाला यानी पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखें, क्योंकि वह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। क्रैश कोर्स आपके स्टार्ट कर दिए गए हैं और यह वीडियो क्रैश कोर्स का दूसरा वीडियो है। तो आप पार्ट 1 अगर नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट से जाके आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी गेस किए गए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक तरह से रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि इसका अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर ले टेलीग्राम में, जो पाई क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। इसमें आपको फ्री PDF प्रोवाइड किया जाता है। और लाइव टेस्ट देने के लिए आप 5starstudy.com पे भी जा सकते हैं। प्रतिदिन आपका लाइव टेस्ट यहाँ पे लिया जा रहा है। आप अपना अनुभव वहाँ पे दिखाइए कि आपको कितना याद है, आपको कितना माइंड रिकवर करता है। लाइव टेस्ट में ज़रूर भाग लें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट टॉपर लोग आते हैं। तो आप भी लाइव टेस्ट का एक हिस्सा बने, ठीक है। अब पाई क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे PDF एवं क्लास 10 के लिए सुविधा उपलब्ध कराया गया है, जो कि पाई क्लासेस ऐप पे मिलेगी। यहाँ पे भी आपको लाइव टेस्ट लिया जा रहा है, तो आप जहाँ चाहें वहाँ आप जाके लाइव टेस्ट जरूर, लेकिन दे जरूर, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। पहला क्वेश्चन जो आज का है वह है, धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए में है उदासीन होता है, ऑप्शन बी में है अम्लीय होता है, ऑप्शन सी में है क्षारीय होता है, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्षारीय समझिएगा, ठीक है। तो धातु के ऑक्साइड आपसे पूछा है, नहीं कि अधातु के ऑक्साइड। अगर आपके अधातु के ऑक्साइड पूछ देते तो आपको याद होगा, क्योंकि हम बताए हैं कि अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह प्रायः अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन जो आज का किया गया है वह है, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो धातु का जो ऑक्साइड होता है वह क्षारीय होता है। क्या होता है? तो क्षारीय होता है। आप याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया प्रश्न है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कि धातु के ऑक्साइड कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। अधातु के ऑक्साइड अगर पूछा जाए तो अम्लीय होता है। दोनों आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रैश कोर्स का देखिए, क्रैश कोर्स का सभी लोग एक बार नोट कॉपी जरूर बनाएं, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको एक नज़र देखने पड़े तो वही क्रैश कोर्स वाला आप कॉपी उलटिएगा, ताकि आपको पूरा माइंड रिकवर हो जाए, जो भी क्वेश्चन हो साइंस का। दूसरा जो प्रश्न आज का है वह है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य में श्वेत रक्त की जो कोशिकाओं है का जीवन अवधि जो होता है वो कितना होता है, इसका जीवन काल? ऑप्शन ए में है 12 से 20 दिन, ऑप्शन बी में है 2 से 3 महीना, ऑप्शन सी में है 20 से 30 दिन, ऑप्शन डी में है 4 महीना से अधिक। तो याद रखिएगा, मनुष्य में जो श्वेत रक्त कोशिकाएं का जो जीवन अवधि होता है वो 12 से 20 दिन के बीच होता है, यानी 12 से 20 दिन इसका जीवन अवधि होता है श्वेत रक्त कोशिकाओं का, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो का, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न, ये हमेशा पूछा जाता है, ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद ही होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी बहुत बार करवाए हैं दोस्तों, ये सब में तो आप ऐसा ही आँख बंद करके भी मारिएगा तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वह ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके मारने का दिए तो आँख बंद करके टिक मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से मतलब बोलने का चांस हुआ कि ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, आंख बंद करके नहीं मारना है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। अगर उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो वह धनात्मक होता है। क्या होता है? तो पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपसे पूछ दिया जाए तो धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दोनों प्रश्न आया हुआ है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला जो प्रश्न आज का है वह है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। ये सब प्रश्न बताने वाला है बाबू। रेटिना होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो रेटिना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सभी लोग देखिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसमें जो भी क्वेश्चन आया है 25 क्वेश्चन, इसमें से आपका कितना करेक्ट आंसर होता है 25 में से। सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है पूछा गया प्रश्न है बाबू। कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन। तो आपको पता ही होगा कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब जो है बाबू यह एक अक्रिय गैस है। क्या गैस है, तो अक्रिय गैस है जिसको हम लोग जीरो समूह यानी जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। अक्रिय गैस वाले तत्व को जीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है बाबू कि जीरो समूह यानी जीरो ग्रुप किसे कहा जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आप याद रखिएगा अक्रिय गैस या फिर जीरो गैस दोनों जो होता है उसी को कहा जाता है, यानी अक्रिय वाले तत्व को। ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए कौन है, तो हीलियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन कैसे होता है, जड़ में किस में होता है, जड़ में होता है, पत्तियों में होता है या तना में होता है या इनमें से सभी। तो आपको पता होगा कि पौधों में जो श्वसन होता है वो पत्तियों में होता है। किस में होता है, तो पत्तियों में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला जो प्रश्न है वह है समझिएगा, करा रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग के ही क्यों होता है। समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई से लगा लीजिएगा। करा रेलवे के जो सिग्नल होता है, सिग्नल आप देखते होंगे कितना, तो अभी गए भी नहीं होंगे स्टेशन, ये सब आपको स्टेशन पे मिलेंगे। सिग्नल देखिएगा, रेलवे का जो सिग्नल होता है वो लाल रंग का होता है। तो इसका रीज़न क्यों है, आखिर क्यों ये लाल रंग का ही होता है, तो इस समझिएगा पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। कितना लोग तो कहेंगे कि लाल खतरे का निशान है, ज़्यादा चमकता है, ये सब कोई रीज़न नहीं है। इसका जो लाल जो लगाने का जो रीज़न है, मेन रीज़न है, इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है वो अधिकतम होता है। यानी लाल का वेव लेंथ आप जानते ही होंगे कि इसका वेव लेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्या होता है, तो ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, हाई होता है, जिसके कारण रेलवे के सिग्नल का जो रंग होता है, प्रकाश का लाइट का जो रंग होता है वो रेड होता है। कैसा होता है, तो लाल होता है। आप याद रखिएगा पूछा गया प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटेक्निक में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेलवे के सिग्नल का जो प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है, तो इसका वेव लेंथ मैक्सिमम होता है, जिसके कारण इसको यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जानते होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बता दीजिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनंत। समझिएगा कैसे होता है ये भी जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स चल रहा है तो एकदम क्रैश में कर देना है, क्रैश कोर्स नहीं करना है। क्रैश कोर्स भी चल रहा है तो थोड़ा सा समझाते चलेंगे, ठीक है। इससे जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बनेगा वो हम बताते चलेंगे। ये मेरा पहले से ही गुण है, ये हम जो समझिए गुण या अवगुण जो समझिए, पहले से ही मेरा नियम है कि जो पॉइंट आता है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है, इराइव होता है, वो हम बता ही देते हैं। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है अनंत, लेकिन कैसे होता है एक बार समझ लीजिए। देखिए F बराबर R/2 आप लोग जानते ही होंगे, तो इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी C बोलते हैं। तो इसका मान समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या के मान अनंत होती है। क्या होती है, तो अनंत होती है, यानी इन्फिनिटी होती है। तो F बराबर बाबू इन्फिनिटी/2 रखिएगा, तो F बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, तो इन्फिनिटी मिलेगा। यानी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी हम लोग निकाले वह क्या निकाले, तो इन्फिनिटी निकाले। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है वह है जल का अपवर्तनांक कितना होता है। जल का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, आप लोग को बताए थे कि 1.33
जल का अपवर्तनांक होता है। कितना होता है? तो 1.33 जल का अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है बाबू। सभी लोग गलत आंसर इसका दे के आते हैं कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में है प्रतिरोध, ऑप्शन बी में है ओम मीटर, ऑप्शन सी में है वाट, ऑप्शन डी में एम्पियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा कि प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है। क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। पूछा गया प्रश्न बाबू, हमेशा ये गलत करके आते हैं, वीवीआई इसे लगा लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न समझिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कह रहा है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान, आर इक्विवेलेंट का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो समझिएगा पहले इसको कैसे सोल्व करेंगे। कह दिया है बाबू कि 3 गो प्रतिरोध दिया है जिसमें तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला हम लोग बताए थे पहले ही, न्यूमेरिकल का जो क्लास लिए थे उसमें बताए थे कि श्रेणी क्रम के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, डॉट डॉट जहाँ तक रहेगा वहाँ तक। तो यहाँ पे 3 गो प्रतिरोध है तो R3 तक ले लिए। अब R1 के मान 1 कर दिए, R2 का मान 2, R3 का मान 3, यानी यहाँ से हम लोग को आ गया 6 ओम। क्या आया? तो 6 ओम आ गया। यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे निकला? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आर इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है बाबू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से R1 का मान, R2 का मान, R3 का मान रख दिए, मेरा जो R निकल गया जोड़ के वह 6 ओम आ गया। यानी प्रतिरोध का मान समतुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट 6 ओम निकला। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा जाता है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल में, 2 मार्क्स में आपके पूछे भी जाएंगे, ठीक है। कह रहा है बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? बैटरी से जो प्राप्त होता है विद्युत धारा वह किस प्रकार की विद्युत धारा होता है? एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, या डायरेक्ट करंट होता है यानी डीसी होता है, या फिर दोनों होता है, या तीनों में से कोई नहीं। समझिएगा, बैटरी जो होता है बाबू, उससे जो विद्युत धारा निकलती है यानी जो करंट निकलती है वो कैसा निकलती है? तो डायरेक्ट करंट निकलती है। क्या निकलती है? तो डायरेक्ट करंट निकलती है। इसे आप याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा जो होती है वह डीसी करंट निकलती है। किस प्रकार की होती है? तो डीसी होती है, डायरेक्ट करंट होती है। इसे भी आप याद रखिएगा। इंग्लिश में इसको, हिंदी में इसको दृष्टि धारा कहा जाता है। इंग्लिश में आप डायरेक्ट करंट याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का प्रश्न आपको एसआई से पूछे जाते हैं हमेशा। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में डाल ही देगा कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। इनमें से जो भी एसआई मात्रक होता है उस सभी में से कोई ना कोई 2 गो क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो एसआई इंपॉर्टेंट है बाबू। एसआई मात्रक सभी का आप याद रखिएगा कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कल ही बताए थे कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। तो यहाँ पे शक्ति का एसआई मात्रक पूछ दिया, यानी इसका आंसर हो जाएगा वाट, ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लोग W से भी डिनोट किया करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई लगेगा। कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? O2 है, या NH3 है, या CO2 है, या N2 है। तो आप याद किए होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी उत्तरदायी गैस साबित होता है, यानी काफ़ी उत्तरदायी गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। करा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है? हीलियम है, क्रोमियम है, या यूरेनियम है, या एल्युमिनियम है। तो आपको याद होना चाहिए कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम जो होता है काफ़ी आवश्यक माना जाता है, इम्पोर्टेंट माना जाता है। यूरेनियम को, किसको? यूरेनियम को। अगर यूरेनियम नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा कराना संभव ही नहीं होगा। यूरेनियम अति आवश्यक होता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए याद कर लीजिएगा सभी प्रश्न का। अगला जो प्रश्न है आज का वह है तनु HCl का पीएच मान।
तनु HCl का आपसे pH मान पूछ दिया है, pH मान पूछ रहा है, तो pH मान सभी का हम एक बार ग्रुप में भेजे थे। जो पाई क्लासेस का ग्रुप चल रहा है, टेलीग्राम हो या फिर व्हाट्सअप हो, गर्ल्स का व्हाट्सअप ग्रुप, बॉयज़ का व्हाट्सअप ग्रुप, सभी का अलग अलग है, सभी में हम भेजे थे सभी का pH मान। जिनको भी याद है कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे कि तनु HCl का pH मान कितना होता है। एक बार देखते हैं किनको किनको याद है तनु HCl का pH मान, किनको किनको याद है। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, एक बार हम ग्रुप में भेजे हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कॉपर आर्द्र हवा से संयोग कर क्या बनाता है। कॉपर जो होता है वह आर्द्र हवा से संयोग कर यानी मिलकर क्या बनाता है। ऑप्शन ए में है कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ऑप्शन बी में है बेसिक कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, ऑप्शन सी में है कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा कॉपर जो होता है वो आर्द्र हवा से मिलकर यानी संयोग कर बेसिक कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, तो बेसिक कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, ये आपको हमेशा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, इसे आप याद रखिएगा। क्या बनाता है, तो बेसिक कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो होता है मुक्त होता है। विद्युत जब अपघटन करवाया जाता है बाबू, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ पे मुक्त होता है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन ए में है कैथोड पर, ऑप्शन बी में एनोड पर, ऑप्शन सी में दोनों पर, ऑप्शन डी में है किसी पर नहीं। तो याद रखिएगा विद्युत अपघटन जब होता है तो वह इलेक्ट्रॉन जो होता है वह एनोड पर मुक्त होता है। किस पे, तो एनोड पर मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनोड पर मुक्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताया गया प्रश्न कह रहा है चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है। 2 दिन पहले इसका क्लास लिए हैं कि चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है। ऑप्शन ए में फैल प्लावन विधि, ऑप्शन बी में बन ऑकरल विधि, ऑप्शन सी में गुरुत्व पृथक्करण, ऑप्शन डी में चुंबकीय विधि। एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बताया गया प्रश्न है, सभी का आंसर आना चाहिए 19 नंबर क्वेश्चन का कि चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है। सभी का आंसर आना चाहिए जो भी क्लास किए थे। 2 दिन पहले इसका क्लास हम लिए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है बाबू, VVI लगाएगा इसे। कह रहा है 3 ऐसे तत्वों का नाम लिखिए जिसका वास्तव कक्षा पूरी तरह से भरा हो। देखिए समझिएगा क्वेश्चन का क्या कह रहा है। कह रहा है 3 ऐसे तत्वों को नाम लिखने का रहा है जिसका वास्तव कक्षा, वास्तव कहे तो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन हो उसका कक्षा जो हो फुल हो, क्या हो, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या फुल हो। फुल कहने का मतलब यानी वो अष्टक पूरा कर ले रहे, उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या लास्ट में 8 होना चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो भी निष्क्रिय तत्व है, निष्क्रिय तत्व जो भी आते हैं या कहे जाए तो इसी को जीरो ग्रुप कहा जाता है। यानी जीरो समूह के जो भी तत्व आते हैं उसके सभी के वास्तव कक्षा में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वास्तव कक्षा जो होता है उसका भरा होता है। यानी इसमें एक बार देख लेते हैं कि निष्क्रिय कौन तत्व है। तो याद होना चाहिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। इसमें देख लीजिए कौन है। ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, नियॉन, Ag। ये तो बिल्कुल राइट आंसर, सॉरी बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर ए कभी नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया है हीलियम, नियॉन, आर्गन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है बाबू ये तीनों तत्व में वास्तव कक्षा पूरी तरह से भरा हुआ है। ये सब अष्टक पूरा किए हुए हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लास्ट में इसका अष्टक पूरा हो गया है। इसको किसी तत्व से लेन देन नहीं है, ये कभी त्याग एवं ग्रहण इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकता है। इसका अष्टक पूरा हो गया है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन का। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कह रहा है शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है। बताया गया प्रश्न बाबू कि शरीर की जो प्रधान नियंत्रक ग्रंथि होता है उसे किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है जनन ग्रंथि, ऑप्शन बी में है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी में है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सभी लोग याद रखिएगा। पूछा गया प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को
जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायु का प्रश्न आ रहा है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे आप VBI लगेगा, 1 नहीं 2 से 3 नहीं, कम से कम तो 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आया है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन बैंक उलट के देखिएगा तब पता चलेगा। कह रहा है स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होते हैं। इसको 2 तरह से पूछा जाएगा। कितने तरह से? 2 MCQ यहाँ से बनेंगे। कैसे जो देखिएगा, स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होते हैं। ऑप्शन ए में XX, ऑप्शन बी में XY, ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, स्त्रियों में गुणसूत्र जो होते हैं वह XX पाए जाते हैं। ठीक है। अगर बात किया जाए पुरुषों में, ये तो स्त्रियों का हुआ। अगर बात किया जाए यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव बनता है, वह होता है पुरुषों में। तो पुरुषों में अगर आपसे पूछा जाए तो XY होता है। क्या होता है? तो XY होता है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव आपको MCQ में आया है। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन होते हैं, क्या होते हैं, XX होता है, XY होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर पुरुषों की पूछ दिया जाए तो XY होता है। ऑप्शन नंबर बी अगर पुरुषों का रहता तो, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आज का वह है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन जो होता है वो किस विधि द्वारा होता है? बताया गया प्रश्न है, मुकुलन, विखंडन, बीजाणु, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा द्वारा। ठीक है, तो एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? यहाँ से आपको 2 MCQ बनेंगे। कह रहा है मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितने हैं? ऑप्शन ए में 46 गुणसूत्र, ऑप्शन बी में 22 जोड़े, ऑप्शन सी में 44 गुणसूत्र, ऑप्शन डी में 24 जोड़े। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन आप कहीं कहीं देखिएगा इसी को 23 जोड़े भी लिख देते हैं। कितने लिख देते हैं? तो 23 जोड़े। तो यह भी याद रखिएगा कि मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होते हैं, या फिर डायरेक्ट आप 46 भी लिख सकते हैं। इसी को 46 भी याद रख सकते हैं कि मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। यहाँ से 2 MCQ आप दोनों तरह के बनते हैं, दोनों आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। आप इसका लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो आप पाई क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर 5 स्टार स्टडी पे जाके जोड़ दीजिए। अगला जो प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है, समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समस्त जीवों के लिए यानी सभी जीवों के लिए ऊर्जा के लिए यानी एनर्जी के लिए मूल स्रोत इसका क्या है? हरे पौधे हैं, या तापक्रम है, या जल है, या सौर ऊर्जा है? तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि सौर ऊर्जा जो होता है वो समस्त जीवों के लिए यानी सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है। क्या है? तो मूल स्रोत है सौर ऊर्जा, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को 25 का 25 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, और जिसका आंसर आपको याद है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ में आपको 25 क्वेश्चन में कितना का आंसर आप खुद दे पाए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सभी का रिप्लाई हम करेंगे, सभी का आंसर हम देखेंगे। ठीक है, किनका कितना सही होता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के पास इसे शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट आए और लाइव सेशन स्टार्ट किया जाए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।